हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स ए उड़ान। सो दोस्तों, हमने टॉपिक शुरू किया था पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। उसमें हमने पहले 16 MCQs जो हैं वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। आज हम 17 से शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट एक चीज़ आपको बता दूं कि कुछ लोगों ने हमारे नाम से विंग्स के नाम से पेड कोर्स शुरू किए हुए हैं। तो आपको ये बता दूँ कि विंग्स ने अभी तक कोई भी पेड कोर्स शुरू नहीं किया है। तो जो लोग हमारा विंग्स के नाम से पेड कोर्स पढ़ा रहे हैं, आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वो विंग्स से एसोसिएटेड नहीं हैं, उनका अलग से है। विंग्स ने अभी तक कोई भी पेड कोर्स शुरू नहीं किया है। सो बी केयरफुल कि आप जो पेड कोर्स ले रहे हो वो विंग्स ए उड़ान का है या किसी और का। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सो 17th MCQ इज, आई होप सबके पास PDF होगी। Below are given some characteristics of partnership. State which of them is correct. हमें बताना है इसमें से कौन सा सही है। So the first is at least 3 person are necessary for forming a partnership. कि किसी भी पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए कम से कम 3 लोग होने चाहिए। ये गलत है, क्योंकि किसी भी पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। 2 या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, तो मिनिमम 2 होते हैं। तो ये हमारी पहली ऑप्शन रॉन्ग है। पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम स्टेटस, पार्टनरशिप किसी स्टेटस से अराइज नहीं करती, ये भी रॉन्ग है। सी इज द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन बी कंडक्टेड बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय एनी वन ऑफ द पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। इसका मतलब कि जो पार्टनरशिप फर्म का जो काम है वो सभी पार्टनर्स करते हैं या उनमें से कोई एक पार्टनर भी सबके बिहाफ पे काम कर सकता है। सो एंड द लास्ट इज लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स लिमिटेड। जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी हैं वो लिमिटेड होती हैं। इसके बारे में बता दूं कि लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब कि फर्म के पास जितने एसेट्स हैं तो फर्म की लाइबिलिटीज़ उतनी ही होंगी जितने फर्म के एसेट्स हैं। उसको हम बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटीज़। यानी कहाँ तक लिमिट है, जितने फर्म के पास एसेट्स हैं मैक्सिमम हमारी लाइबिलिटीज़ हम उतनी ही पे करेंगे। उसके बाद अगर कोई लाइबिलिटी है वो हम अपने पर्सनल एसेट से पे नहीं करते। लेकिन जो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं उसमें ये होता है कि आपके जो एसेट्स हैं, अगर सारे एसेट्स बेचने के बाद भी आपकी लाइबिलिटीज़ कुछ बच जाती हैं तो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स भी बेचे जाते हैं। उसको हम अनलिमिटेड कहते हैं। ठीक है, तो लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज़ नॉट लिमिटेड, इट इज़ अनलिमिटेड। सो ये 3 A, B और D ये तीनों गलत हैं। सो राइट इज C, द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन बी कंडक्टेड बाय ऑल द पार्टनर और एनी ऑफ वन ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब सारे पार्टनर्स बिजनेस को लुक आफ्टर कर सकते हैं, देख सकते हैं, या कोई पार्टनर बाकी पार्टनर के बिहाफ पे भी बिजनेस कर सकता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज 18th, इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आर रिकॉर्डेड। इसमें एक्चुअल में ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रिकॉर्ड्स कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं। ऑप्शंस आर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है उसका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, पार्टनर्स की जो ड्राइंग्स है उसका इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन ऑफ द पार्टनर, पार्टनर की सैलरी या कमीशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये मैंने आपको बताया था जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसमें जितने भी पार्टनर्स के एक्सपेंसेस हैं, यानी पार्टनर्स के लिए जो इनकम है फर्म के लिए एक्सपेंस है, जैसे पार्टनर को सैलरी देनी है या इंटरेस्ट देना है या कमीशन देनी है, या फिर पार्टनर से हमें कोई फर्म को इनकम हो रही है, जैसे पार्टनर्स ने ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट दिया, ये सारी चीज़ें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो उसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी रिकॉर्ड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी रिकॉर्ड करते हैं, सैलरी या कमीशन भी रिकॉर्ड करते हैं। सो राइट आंसर इज D, ऑल ऑफ द अबव, यानी इसमें हम सब रिकॉर्ड करते हैं। चलिए दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज़ 30,000। आपको याद होगा मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट दिया था, ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको उस फॉर्मेट को बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो फॉर्मेट जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का था वो सिर्फ मैंने इसलिए आपको बताया था कि एट लीस्ट आपको पता चले कि कौन सी चीज़ किस तरफ आएगी। ये आपको सबको याद है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। आपको पता है नेट प्रॉफिट हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो भी ड्राइंग्स हैं उस पर जो हम पार्टनर्स हमें इंटरेस्ट देते हैं वो भी इस तरफ आता है, यानी इनकम एक तरफ कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पार्टनर्स की सैलरी या पार्टनर्स की कमीशन। तो इस तरह से
पार्टनर्स को जो भी हमें देना है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सेल या कमीशन, वो हम इस तरफ लिख देते हैं, यानी डेबिट साइड में, और बाद में हम टोटल करके इसमें से डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। फॉर्मेट मैंने क्यों कहा कि आपको ज़रूरत नहीं है, फॉर्मेट बनाने की वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस तरह का आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको जस्ट जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा उसमें सिर्फ आपको आंसर देना होगा, ये आपको बना के नहीं दिखाना है। लेकिन मैंने क्यों करवाया था, इसलिए कि आपको याद रहे कि कौन सी चीज़ किस तरफ आती है। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरेस्ट एंड कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट के किस साइड में आता है, तो आपको पता है कि ये डेबिट साइड है, तो आपके दिमाग में, आपके जहन में वो चीज़ रहेगी कि हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करते थे। तो अगर वो डेबिट साइड आता है तो आप डेबिट पे टिक करोगे। अगर सपोज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पूछा गया है कि किस तरफ आता है, तो आपको पता है वो क्रेडिट साइड में आती है, तो आप क्रेडिट को टिक करोगे। तो पर्पज़ ये था ये आपको सिखाने का कि इनसे रिलेटेड कुछ MCQs में क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रिकॉर्ड होती है, आप उसको आसानी से जवाब दे पाओ। अब करते हैं कि अगर हम इसको प्रैक्टिकली कोई क्वेश्चन पूछा जाए, उसको सॉल्व करना है जल्दी से, तो कैसे सॉल्व करते हैं, हम इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं। तो वैसा ही एक ये क्वेश्चन आ रहा है, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सो क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 30,000। क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा, सिंपल आपने इनकम्स टोटल कर लेनी है। आपके पास क्वेश्चन में कहा गया नेट प्रॉफिट 30,000 है, ठीक है। उसके बाद आगे कहा इंटरेस्ट एंड पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट 2,000 है, तो माइनस कर लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये एक्सपेंस में आता है। 2,000 आपने माइनस कर दिए, बचा आपके पास 28,000। उसके बाद सैलरी है पार्टनर की, तो सैलरी भी क्योंकि आपके लिए एक्सपेंस है, माइनस कर लेंगे, कितना है 6,000, ये भी माइनस कर लिया। अब कितना बचा 22,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो आपको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये इनकम होती है फर्म के लिए, तो 1,200 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, टोटल कर लो 23,200, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। और अब अगर हमें इसमें आंसर ढूंढना है क्वेश्चन नंबर 19 का, तो इसका आंसर 23,100 ए में है। तो क्वेश्चन जो 29 है, इसका जो आंसर रहेगा वो है पार्ट ए। तो इस तरह से आपने जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये हो गया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट भी सेम ही है क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 4,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 4,000 है, लिख लिया हमने। इंटरेस्ट एंड पार्टनर्स कैपिटल, आपको पता है पार्टनर्स को जो कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है फर्म के लिए वो एक्सपेंस है, तो एज एन एक्सपेंस हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे। कितना 3600 माइनस कर देंगे 4,000 में से, अब बचा आपके पास 400। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है नेक्स्ट पेज पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि ये इनकम में आता है, 300 रुपये की ड्राइंग्स हैं, टोटल हो गया 700। और साथ में यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन माइनस इंटरेस्ट ऑन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम माइनस कर देंगे, क्योंकि बिजनेस के लिए, फर्म के लिए ये एक्सपेंस है, तो ये हमें माइनस करना है। तो आप देखोगे कि आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है। अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है इट मीन्स कि ये नेट लॉस, और कितना लॉस है 1300। और अगर हमें इसको क्वेश्चन में ढूंढना है, हमारी जो ऑप्शंस हैं उसमें ये ऑप्शन नंबर सी 3rd पे है, यानी सी। तो क्वेश्चन नंबर 20th का जो आंसर राइट आंसर है दैट वाज सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एंड इंटरेस्ट एट 6% इज प्रोवाइडेड। ठीक है, अगर पार्टनरशिप, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप का मतलब कि अगर पार्टनरशिप डीड रिटर्न में नहीं बनी, मतलब ओरल बनी है, उस केस में जो हम इंटरेस्ट देते हैं 6%, वो किस पे देते हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट, ऑन पार्टनर्स इनिशियल कैपिटल, पार्टनर की जो ओपनिंग कैपिटल होती है हम उस पर 6% इंटरेस्ट देते हैं। बी, ऑन पार्टनर्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट है उसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है हम उस पर वो इंटरेस्ट देते हैं। करंट अकाउंट आई होप आपको पता होगा, मैंने टाइप्स ऑफ कैपिटल में बताया था फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में, और उसमें हम एक करंट अकाउंट बनाते हैं इन केस जो हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो, तो उसका जो ओपनिंग बैलेंस है उस पर हम 6% इंटरेस्ट देते हैं। सी, ऑन अमाउंट पेड बाय पार्टनर एज लोन टू फर्म, अगर कोई पार्टनर फर्म को पैसा एज ए लोन देता है तो उस पर 6% देते हैं। या डी, ऑन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
या पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है उस पर हम 6% इंटरेस्ट देते हैं। तो आई होप सबको याद होगा कि रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड मैंने जो करवाए थे उसमें एक रूल था कि अगर कोई पार्टनर अपनी ही फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को कुछ पैसा एज ए लोन देता है तो जो पार्टनर लोन दे रहा है उसको एट द रेट ऑफ 6% हमें इंटरेस्ट देना ही देना है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है दैट वाज सी। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या है? सी, कि जो पार्टनर लोन दे रहा है उसको आपको 6% इंटरेस्ट देना ही होता है अगर पार्टनरशिप डीड ओरल में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल द सैलरी पेबल टू द पार्टनर विल बी क्रेडिटेड टू। अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है, आप सबको पता है कि हमने डिस्कस की थी दो तरह की कैपिटल, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। हमने दो तरह की कैपिटल डिस्कस की थी, एक थी फिक्स्ड और दूसरी थी कौन सी? फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, फिक्स कैपिटल में हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक ये बनता है, और दूसरा कौन सा बनता है? पार्टनर्स करंट अकाउंट। और इसमें फ्लक्चुएटिंग में सिंपल एक ही अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और मैंने बताया था कि इन दोनों के जो अलग अलग अकाउंट हमने बनाए इनको एक ही जगह पे हमें मर्ज कर देना होता है, इसमें इकट्ठा शो कर देना होता है। फिक्स कैपिटल में क्या होता है कि जो पार्टनर्स की इनकम्स हैं, जैसे पार्टनर्स को सैलरी मिली या कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला या कोई फीस या कमीशन मिली, वो सारी पार्टनर्स की इनकम हम इस तरफ शो कर देते हैं और पार्टनर के एक्सपेंस हम इस तरफ, जैसे ड्राइंग्स या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, कब? फिक्स कैपिटल में। अब क्वेश्चन भी यही है, क्वेश्चन में ये कहा इसने कि इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो जो सैलरी मिली पार्टनर को वो कहाँ पे आएगी? तो आपके सामने है, कहाँ आएगी? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ऑप्शन हमें दी हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आती। ये भी है, दोनों में नहीं आती। पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो ये मैंने लिख दिया कि पार्टनर्स को किसी तरह की भी इनकम होती है और अगर हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं उस केस में जितनी भी इनकम्स हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएंगी। सो राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या है? बी, यानी पार्टनर्स करंट अकाउंट। चलिए दोस्तों, आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ए इज़ ए पार्टनर इन ए फर्म। ए जो है एक फर्म का पार्टनर है। ही विड्रॉ 1000 पर मंथ एज ड्राइंग। उसने हर महीने की पहली तारीख को 1000 रुपये विड्रॉ किए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 6%। ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% है और बुक्स क्लोज हो रही हैं 31 दिसंबर को। हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाना है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे ड्राइंग्स, हम मंथ की बात कर रहे हैं कि हर एक महीने के बाद मंथली ड्राइंग्स हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, उसके बाद एंड ऑफ ईच मंथ और मिडल। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा इससे पहले उनको बता दूं कि मैंने कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है उसमें। तो अगर बिगिनिंग हो तो हम कितने मंथ्स लेते हैं? 6.5 मंथ्स। चलिए मैं आज फिर दिखा देता हूँ कैसे बनते हैं वो। 12 + 1, यानी अगर हर महीने की बिगिनिंग में पैसा विड्रॉ कर रहा है तो साल में 12 महीने होते हैं, +1 कर लेना डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 6.5। अगर एंड में कर रहा है तो 12 माइनस कर देना है डिवाइडेड बाई 2, वो आ जाएगा 5.5। और अगर मिडिल है तो सीधा 12 को 2 के साथ डिवाइड कर दो, वो आ जाएगा 6। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि बिगिनिंग हो तो एवरेज पीरियड 6.5 होता है, एंड हो तो 5.5 होता है, मिडिल हो तो 6 मंथ होते हैं। ये सारे मंथ्स में है। ठीक है, लेकिन ये भी एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये केस तब अगर किसी ने पूरे साल ड्राइंग्स की हैं। अगर किसी ने सिर्फ 8 महीने या 7 महीने ड्राइंग्स की हैं, सपोज करते हैं किसी ने 7 महीने ड्राइंग्स की हैं, तो ये आपने 7 + 1, 7 - 1 और यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाय 2 कर लेना है। तो ये आपने याद रखना है इस चीज़ को। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि इसने 1000 रुपये हर महीने विड्रॉ किया बिगिनिंग में, तो बिगिनिंग में एवरेज पीरियड 6.5 लगाते हैं हम। ठीक है, 1000 रुपये हर महीने, तो टोटल उसने कितना अमाउंट विड्रॉ किया? टोटल अमाउंट विड्रॉन, अगर आप टोटल अमाउंट देखोगे 1000 रुपये हर महीने, साल में तो 12 महीने होते हैं, मतलब कुल मिला के उसने 12,000 रुपये विड्रॉ किए। और इसमें इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या था? अमाउंट इंटू रेट इंटू जो भी एवरेज पीरियड है बाय 12। तो अमाउंट कितना विड्रॉ किया? 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% ले लिया हमने, और एवरेज पीरियड कितना है?
बिगिनिंग है तो 6.5, तो 6.5 बाय 12, ठीक है। ये 2 0 कैंसिल हो गए, 6 2 ज़ा 12, तो 6 6 ज़ा 36 और 390, 390 इज़ द राइट आंसर। सो जो हमारा आंसर है वो 390, और इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर सी है। तो इस तरह से आपने, अब ये पूरा फॉर्मूला आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला दिमाग में रखना है और जल्दी से रफ पे उसको सॉल्व करके ऐसे दिखा देना आपको, ठीक है। चलिए जी, इसी क्वेश्चन में आगे वो कहता है, इसी क्वेश्चन में कहता है कि अगर इफ़ इन द अबव क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, भाई अगर ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ ईच मंथ हो रही हैं तो हमें एवरेज पीरियड कितना लेना है, 5.5। तो यही क्वेश्चन हम इसको इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप देखो कि 12,000 का 6%, लेकिन अब एवरेज पीरियड आपका कितना लगेगा, 5.5, क्योंकि एट द एंड ऑफ ईच मंथ है। तो ये और ये कैंसिल हो गए, ये 12 60 16 into 5 300 और 60 16 into 5 हो गया आपका 330, तो ये आपका आंसर रहेगा 330। सो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है वो है बी पार्ट, बिल्कुल इसका आंसर है 330 यानी बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 24 का बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन 25 है वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है। इसी क्वेश्चन में कहता है कि अगर ड्राइंग मिडिल ऑफ ईच मंथ हो, सेम अमाउंट विड्रॉ किया है लेकिन मिडल में, तो मिडल में हमारा फॉर्मूला क्या था, 6 मंथ लेने हमें, अमाउंट वही रहेगा 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% ही रहेगा, इंटू 6 बाय 12, 12 कैंसिल हो गया, 1000 हो गया यहाँ पे, ये 2 0 कैंसिल हो गए, 10 6 ज़ा 60, 60 इंटू 6 360। तो हमारा आंसर 360 किस में आ रहा है, ए में। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ए पार्ट इज़ द राइट आंसर। तो आपने जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करना है क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होगा। चलिए दोस्तों, आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट इज, हमने बात की मंथली कि अगर हर महीने की शुरुआत में, एंड में या मिडल में हम ड्राइंग करें, लेकिन अगर हम क्वार्टरली करें उस केस में क्या होगा। अब क्वार्टरली का मतलब आई होप सबको पता है, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, साल में 12 महीने होते हैं, सबको पता है। और अगर हम इसको क्वार्टर में डिवाइड करें, क्वार्टर मतलब 1/4, तो हर एक क्वार्टर 3 महीने का होगा, यानी हर क्वार्टर किसके बराबर होगा, 3 महीने के बराबर। और यहाँ पे अब क्वेश्चन है कि हर 3 महीने के बाद अगर पैसा विड्रॉ किया, लास्ट हमने पढ़ा हर 1 महीने के बाद, अब है हर 3 महीने के बाद। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एवरेज पीरियड हमने कैसे बनाना है। तो एवरेज पीरियड के लिए हमें क्या करना है, उसमें हमने 12 + 1 किया था, ठीक है, लेकिन +1 इसलिए किया था क्योंकि जो टाइम लैग था, टाइम गैप था, वो 1 महीने का था। अब कितने महीने का टाइम गैप है, 3 महीने का। हर 3 महीने के बाद तो +3 हो जाएगा डिवाइड बाय 2, तो 15/2 अगर इसको करोगे 7.5 मंथ आपको याद रखना है, ठीक है। एंड होगा तो 12 - 3 डिवाइड बाय 2, 9/2 कितना हो गया, 4.5 मंथ्स, ठीक है। और अगर मिडिल है 12/2 कितना हो गया, 6 मंथ, 7.5, 4.5 और 6, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 26, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग एट द रेट ऑफ 9%। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 December 2019 ए पार्टनर विड्रॉ 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। एक पार्टनर ने हर क्वार्टर की बिगिनिंग में 5,000 रुपये विड्रॉ किया, ठीक है। अच्छा, टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ हो गया, फिर टोटल अमाउंट विड्रॉन अगर 5,000 रुपये हर क्वार्टर में है तो साल में 4 क्वार्टर होंगे, उस हिसाब से इसने टोटल कितना पैसा विड्रॉ कर लिया, 20,000, ठीक है। तो लगा लो फॉर्मूला जो पहले भी हमने लगाया इंटरेस्ट का, वो क्या था, अमाउंट इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड बाय 12, ठीक है। अमाउंट आप यहाँ से ले लोगे, टोटल तो उसने 20,000 रुपये विड्रॉ किया पूरे साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है 9%, तो 9% ले लिया हमने, इनटू एवरेज पीरियड कितना है, 7.5/12। तो इसको कर लेते हैं सॉल्व। ये 2 0 कैंसिल हो गए, 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा 5 के साथ 0 0,
5 3 ज़ा 15 और इसका आधा 1750, ठीक है। 5 3 ज़ा 15, 1500, 500 को 0.5 के साथ करेंगे तो 250 आएगा और टोटल हो जाएगा 1750। हमारा आंसर है 1750। तो देख लेते हैं, गलत आया है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। टोटल अमाउंट 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% इनटू हमारा था 7.5/12। तो 2 0 ये कैंसिल हो गए, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, ये 5 के साथ 5 3 ज़ा 150, 150 इंटू 7.5 और 150 का हाफ 75, 5 7 5 12, एक और एक 2, 1225, सॉरी 1125। तो हमारा आंसर है 1125, ठीक है। तो इस तरह से आपने जल्दी से कैलकुलेट कर लेना, अल्दो आपको मुझे लगता है कि कैलकुलेटर भी यूज़ करने दिया जाएगा, तो जल्दी से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। 1125 इज़ द आंसर और 1125 इज़ द डी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है वो है डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई होप सबको क्लियर है। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, बैलेंस ऑफ शाम कैपिटल। शाम की जो कैपिटल है 1,20,000 है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। साल की शुरुआत में शाम की कैपिटल 1,20,000 थी, ठीक है। ही विड्रॉ 40,000 फ्रॉम द फर्म, उसने 40,000 रुपये विड्रॉ कर लिया इन द मिडल ऑफ द ईयर। ही इज़ गेटिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9%, उसको 9% इंटरेस्ट मिलना है, हमें उसका इंटरेस्ट बताना है। देखो शुरुआत में उसकी कैपिटल 1,20,000 थी, तो शुरुआती कैपिटल जो उसकी है उस पर तो उसको 1,20,000 के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन साल के बीच में उसने 40,000 रुपये विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब 6 महीने के बाद उसने 40,000 जब विड्रॉ किया तो बाकी के 6 महीने जो बचा हुआ पैसा है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। बचा हुआ पैसा कितना बचा, 1,20,000 था, 40 उसने विड्रॉ कर लिया तो बचा कितना 80,000, तो बाकी के 6 महीने 80,000। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, जो उसने स्टार्टिंग में कैपिटल लगाई उस पर तो उसको सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट मिलना है, क्योंकि 6 महीने का उसने पैसा विड्रॉ कर लिया था। तो स्टार्टिंग में उसकी कैपिटल थी 1,20,000, अगर मैं 1,20,000 पे साल का इंटरेस्ट है 9% पर एनम, ये साल का है, लेकिन मुझे कितने महीने का निकालना है, 6 महीने का, ठीक है। तो ये 2 0 कैंसिल हो गए, 900, 5400, ये टोटल आ गया 54। ये आ गया पहले 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन बैलेंस 6 मंथ। जो बाकी के 6 महीने हैं उसमें उसका इंटरेस्ट कितना होगा, देखो 1,20,000 उसकी स्टार्टिंग की कैपिटल थी, 6 महीने के बाद उसने 40,000 रुपये विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब अब उसकी कैपिटल कितनी बची, 80,000। अब उसको 80,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी कितना 9%, और वो भी बाकी के 6 महीने के लिए, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गया, ये 2 के साथ, ये 4 के साथ 3,600। अगर आप टोटल साल का इंटरेस्ट जोड़ दोगे ये बनता है 9,000। तो ये आपका आंसर 9,000 है और आपका 9,000 आंसर है बी। 27th का राइट आंसर इज बी। तो इस तरह से आपने इसको भी कैलकुलेट कर लेना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम मे बी ट्रीटेड एज। जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती है, हालांकि ये कंसेप्ट अब डिलीट हो चुका है, लेकिन आपको बता दूं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी मतलब जो फर्म है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म अपने एम्प्लॉयज़ की इंश्योरेंस पॉलिसी करवाती है और जॉइंट करवाती है, इकट्ठी होती है, ठीक है, सब एम्प्लॉयज़ की होती है। तो उसमें कहता है कि अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम, अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम है, चाहे वो एम्प्लॉयज़ का चाहे पार्टनर्स का है, मे बी ट्रीटेड एज, उसको हम क्या ट्रीट करते हैं, ये बिजनेस एक्सपेंडिचर। ये बिजनेस एक्सपेंडिचर भी है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो हम अपनी पॉलिसी करवाते हैं तो उसका हमें प्रीमियम एक रेगुलर उसकी इंस्टॉलमेंट देनी होती है, तो ये एक एक्सपेंडिचर भी है। बी इन्वेस्टमेंट, तो ये बिज़नेस के लिए एक इन्वेस्टमेंट भी है, क्योंकि पॉलिसी आप जब करवाते हो तो ये पैसा आपको एट सम पॉइंट वापस मिलता है। अनफॉर्चुनेटली किसी पार्टनर की डेथ होती है तो डेथ पे वो पैसा आपको वापस आ जाता है। जैसे आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो और एक पीरियड के बाद वो पैसा आपको वापस मिल जाता है, वैसे ही लाइफ पॉलिसी होती है, आप प्रीमियम भरते रहते हो और जब किसी पार्टनर की अनफॉर्चुनेटली डेथ होती है तो वो पैसा आपको वापस आ जाता है। सो ये एक इन्वेस्टमेंट भी है। सी इज़ सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसीज टू बी ट्रीटेड एज एन एसेट। जो पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू है उसको हम एज एन एसेट ट्रीट करते हैं। सरेंडर वैल्यू का मतलब क्या है कि सपोज करो कि हमने 10 साल की पॉलिसी ली है जिसका प्रीमियम हमें 10 साल तक भरना है, लेकिन हम क्या करते हैं कि 4 साल के बाद या 5 साल के बाद हम वो प्रीमियम भरना बंद कर देते हैं और वो पैसे वापस ले लेते हैं। तो उस समय हमें जो पैसा वापस मिलता है
उसको हम सरेंडर वैल्यू कहते हैं, तो वो बिजनेस के लिए एसेट भी है। सो द राइट आंसर इज डी, यानी ऑल ऑफ अबाउट। इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 28, उसका डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसमें ये सभी है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ रिपेयर ऑन फर्म्स बिल्डिंग विल बी डेबिटेड टू। अगर हम फर्म की बिल्डिंग रिपेयर कर रहे हैं तो उसको, उस केस में हम किसको डेबिट करेंगे? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है? बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट को, रिपेयर अकाउंट को, नन ऑफ दिस। देखिए, कोई भी हमारा एक्सपेंस आता है तो हम उस एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं। अब बिल्डिंग की रिपेयर है तो हम किसको डेबिट करेंगे? हमारा एक्सपेंस क्या है? ये तो आपको सबको पता ही है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू जो भी हमने खर्चा किया होगा। ठीक है, तो रिपेयर को हमने क्या किया? डेबिट। तो हम इस जो भी बिल्डिंग की रिपेयर होगी उसको हम डेबिट कर देते हैं। इसमें एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने कोई एसेट ख़रीदा, जैसे मान लो आपने कोई मशीनरी ख़रीदी 1 लाख रुपए की, उसकी कोई इंस्टॉलेशन यानी उसको लगाने का खर्च आ गया मान लो 10,000, तो वो जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंडिचर है उसमें हम इंस्टॉलेशन को डेबिट नहीं करेंगे। अगर मान लो आपने मशीन खरीदी 1 लाख की और 10,000 की इंस्टॉलेशन खर्चा आ गया है, वो भी एक्सपेंस है, लेकिन हम इंस्टॉलेशन को डेबिट नहीं करेंगे, हम उस मशीनरी अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वन टाइम एक्सपेंडिचर, कभी कभार होने वाली एक्सपेंडिचर, या जिनका बेनिफिट हमें आने वाले समय में मिलता है। तो कोई भी एसेट जब हम खरीदते हैं उस पर कोई भी खर्चा आता है, वो उस एसेट की कॉस्ट में जोड़ दिया जाता है, तो उसको, क्योंकि वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो अलग से उस एक्सपेंडिचर को हम डेबिट नहीं करते। लेकिन यहाँ बिल्डिंग की रिपेयर हो रही है तो हम रिपेयर को डेबिट करेंगे। हाँ, अगर बिल्डिंग के ऊपर मान लो हम एक और फ्लोर बना लेते तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है, क्योंकि वो वन टाइम एक्सपेंडिचर। रिपेयर तो बिल्डिंग की एक रूटीन एक्सपेंडिचर है, चलती रहती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन लोन गिवन टू पार्टनर्स ऑफ द फर्म। ये तो सबको पता है, मैंने आज ही के केस में बताया कि अगर कोई पार्टनर लोन देता है और उसमें पार्टनरशिप डीड रिटर्न में नहीं बनी, तो जिस पार्टनर ने लोन दिया है उसको 6% हम इंटरेस्ट देते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, ए 9%, बी 8%, सी 6%, डी 5%। तो आपको सबको पता है कि उसको 6% इंटरेस्ट मिलता है। सो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो है 29,977। हमारे पास नेट प्रॉफिट है 29,977। ठीक है, इसमें से कहता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इस पर हमने पार्टनर्स की जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट भी दिया है। तो क्योंकि बिजनेस के लिए, फर्म के लिए ये एक्सपेंस है, तो हम माइनस कर देंगे 3250। बचा कितना? 26,727। साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है, तो इंटरेस्ट ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, वो हम ऐड कर देंगे। ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है? 900। तो टोटल कर लें 27,627। तो ये हमारा आंसर है। और अगर हमारी जो ऑप्शन है ABCD, उसमें ये ऑप्शन सी में आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, 32 ऐसा ही है। प्रॉफिट है, एक्सपेंसेस माइनस कर लो, इनकम से ऐड कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 बिल्कुल सेम है, तो ये आपको खुद करना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट भी क्वेश्चन आप वैसे खुद कर सकते हो, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 33 से आगे जो हैं ये वैसे मैंने करवा दिए इन द मिडल ऑफ द मंथ, इन द एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। ये वाले केसेस मैंने पहले करवाए थे। तो अगले 3-4 क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड हैं, 2-3 क्वेश्चन। आई होप वो आप खुद ही कर लोगे। तो उसके बाद के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।